नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल अदिसी पर। आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही गंभीर है। इसके बारे में आपने अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, परंतु फिर भी एक गहन चर्चा इस पर अभी भी बाकी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चर्चा होगी तभी इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी। यदि वो कार्रवाई सरकार नहीं करे तो कम से कम आप और मैं तो इस पर कुछ न कुछ अपने ही स्तर पर कार्य कर सकते हैं। ये जो विषय है ये भारत के भूतकाल को भारत के ही भविष्य काल के साथ में जोड़ता है, और जो ये जोड़ने वाली कड़ी है इसका नाम है विकास, यानी डेवलपमेंट। आप इस बात को मानेंगे कि एक बहुत ही उलझी हुई मानसिकता के साथ में आधुनिक भारत की नींव रखी गई। ऐसा नहीं है कि जो ये उलझी हुई मानसिकता है ये अभी ही पैदा हुई है। ये आज़ादी के समय और उसके भी कुछ पहले पैदा हो चुकी थी, और इसी कारण जो भी विकास आप आज़ादी के बाद भारत में देखते हैं वो बहुत ही उलझा हुआ रहा है। और इसी कारण आज हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विकास को हम भारत में क्या समझते हैं, और साथ ही साथ इसका ग्लोबल इंटरप्रिटेशन क्या है डेवलपमेंट का। हम ये भी समझेंगे कि भारत में विकास क्या समझा गया है, भारत में विकास किस प्रकार हुआ है। इस बात को हम गंभीरता के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम चलेंगे संमेद शिखर यानी कि शिखर जी और जोशीमठ के साथ साथ और भी अन्य मुद्दे क्या हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही मूलभूत मुद्दे की, यात्रा और पर्यटन। ये दोनों क्या हैं, इनमें कुछ समानता है या फिर इनमें बहुत बड़ा अंतर है, भारत में यात्रा क्या समझी गई है। फिर हम अंत में बात करेंगे समाधान की, सल्यूशन की, क्योंकि केवल चर्चा करके, केवल कुछ विषयों पर सरकार को या कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करके कुछ होना नहीं है। जब तक हम समाधान की ओर नहीं बढ़ें किसी भी चर्चा का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। इसी कारण हम अंत में समाधान की भी बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हमारी बातें आपको कैसी लगी, और यदि आपको बातें अच्छी लगी हों तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना श्री सहयोग हमें प्रदान करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हम आज के समय में, आज के समाज में, भारत में और पूरे विश्व में डेवलपमेंट को क्या समझते हैं, किसे विकास कहा जाता है। विकास के बारे में बात करेंगे तो आता है कि ग्रोथ, जो कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल मानी जाती है, वो ग्रोथ जो कि लाइवलीहुड को भी इंप्रूव करे, वो ग्रोथ जो कि लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करे, वो ग्रोथ जो कि हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में आए, वो ग्रोथ जिसके अंदर हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करें, उसे हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में, सार रूप में आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इसमें ग्रोथ आती है, इसमें हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इसके अंदर लाइवलीहुड, इसके अंदर लाइफस्टाइल, इन सभी बातों का समावेश होता है। परंतु मुद्दे की बात यह है कि इन सभी बातों का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रोथ। बिना ग्रोथ के ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। यानी कि जो अभी की डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, वो बिना ग्रोथ के आगे नहीं बढ़ सकती है। और जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन की,
तो ये वर्ड अपने आप में बहुत ही क्वेश्चनेबल है। ऑल्दो इसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर बहुत अधिक चर्चा होती है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नेक्स्ट स्टेप कहा जाता है, पर फिर भी इसके अंदर बहुत ही मूलभूत दिक्कतें हैं। ये विकास का मॉडल है जो कि हम भारत में रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति आगे जनरेट करेगी, आगे पैदा करेगी भारत के लिए। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, जब आज़ादी के समय हमने रशिया का यानी कि तब का यूएसएसआर का जो मॉडल था उसे हमने अडॉप्ट किया था, हैरेड-डुमार मॉडल। पंडित नेहरू को इसके अंदर बहुत अच्छाई दिखी, क्योंकि उस वक्त रशिया जो था यानी कि जो यूएसएसआर था वो बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा था। हमने उसी मॉडल को अपनाया, पर हम नहीं बढ़ पाए। फिर हम पहुंचे वेस्ट के पास और फिर हमने वेस्ट का मॉडल रेप्लिकेट किया। यानी कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल क्लास के लोग रहे हैं अभी या फिर आज़ादी के समय भी, किसी में भी एक इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए कभी नहीं रही। भारत के लिए विकास क्या हो वो कभी समझा नहीं गया, और इसी कारण हमने एक और दूसरी बड़ी गलती करी। वो ये कि हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल दिल्ली के लिए था, मुंबई के लिए था, बेंगलोर के लिए था, उस ही को पूरे भारत पर थोपने का हमने दुस्साहस किया। हमने पहले तो बाहर से मॉडल को लिया, बिना भारत को समझे, भारत की आवश्यकताओं को समझे, भारत के इतिहास को समझे। फिर हमने उसी मॉडल को हर एक शहर में एक जैसा थोपने की मूर्खता करी। जिस तरह से दिल्ली की सड़कें हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सड़कें भी वैसी ही हो जाएं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जन सुविधाएं हैं, उसी प्रकार से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी वही सारी सुविधाएं उसी स्तर पर सभी को मिले। अब देखा जाए तो ये गलत बात तो नहीं है। हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे भी दिल्ली की तरह सुविधाएं क्यों ना मिलें, टैक्स तो मैं भी भरता हूं। परंतु बात यहीं पर यह आती है कि आवश्यकता कहां पर कितनी है, इस बात को समझे बिना यदि आप ब्लैंकेट डेवलपमेंट का मॉडल पूरे भारत में लगाएंगे तो वही होगा जो अभी कई सारे शहरों में हो रहा है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को समझना होगा कि वेस्ट का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो कंजम्पशन बेस्ड है, उपभोग पर उसका पूरा का पूरा मॉडल बेस्ड है। जितना कंजम्पशन होगी उनका मानना है उतनी ही ग्रोथ होगी, क्योंकि इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उतना ही इंसेंटिव मिलेगा चीज़ों को प्रोड्यूस करने का, और यही उनका डेवलपमेंट का मॉडल है। इसलिए जब जब वेस्ट के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स के साथ में छेड़छाड़ करी ताकि कंजम्पशन बढ़ जाए, लोगों के पास में अधिक पैसा आ जाए, जिसके कारण उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। ये वेस्ट का बहुत ही बेसिक सा मॉडल, वो हर बार इसको प्रयोग करते हैं और हर बार वो और बड़ी मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। परंतु यहीं पर ही हमें समझना होगा कि भारत का जो विकास का मॉडल है वो क्या है, यानी जो सदियों से विकास भारत में होता रहा है वो किस बेसिस पर होता रहा है। इधर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो वेस्ट का ग्रोथ का मॉडल है, उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो उसे जितना भी उस पर लीपापोती कर लें या फिर वो उसको जितना भी और अधिक सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करें, बात यही आती है कि उनका मॉडल एक एरोगेंट मॉडर्न मैन को दर्शाता है। ये एक मॉडर्न मैन का एरोगेंस है जो ये कहता है कि पहली की जितनी भी सभ्यताएं आई हैं हम उन सब से अच्छे हैं, हमारी जो समझ है डेवलपमेंट की वो बाकी सभी से अच्छी है। देखो वो पहले कितने पैदल चलते थे, वो पहले बिजली का यूज़ नहीं करते थे,
अब देखो, हम अब हवाई जहाज़ में उड़ते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। अब भारत का यदि एग्जांपल ले लेंगे तो अगर हम जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके भी अगर हम कंजर्वेटिव डेटा को लेकर चलें तो भारत के अंदर सभ्यता 10,000 सालों से भी अधिक समय से रही है। पर हम आज ये कहना चाहते हैं कि जो 150 सालों से जो मनुष्य भारत में रहे हैं, केवल उन्हीं को समझ थी कि डेवलपमेंट क्या है। पहले के सभी व्यक्ति पिछड़े हुए थे। ऐसी सोच के साथ में हम आधुनिक भारत की नींव रख रहे हैं। अब यहीं पर हमें समझना होगा कि वस्तुतः भारत के अंदर ऐतिहासिक रूप से डेवलपमेंट को, विकास को क्या समझा गया है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको इस बात को समझने में थोड़ा सा समय लगे, पर पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारत में विकास का जो मॉडल रहा है वो रहा है त्याग का। जी हां, त्याग का मॉडल। ये मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही तथ्यात्मक रूप से आपसे बात कर रहा हूं। इसका आप एक सबसे अधिक मॉडर्न एग्जाम्पल यदि लेंगे तो वो है भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का, जिन्होंने भूदान को इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लैंड ओनर्स अपनी जमीनें जरूरतमंद किसानों को यूं ही देने लग गए। पूरे विश्व में क्या ऐसा और कोई मॉडल है? ये त्याग का ही मॉडल है और कुछ नहीं है। ये केवल त्याग की जो भावना भारत के अंदर सदियों से रही है उसी का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जो कि पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा। इसी को शेयरिंग कहते हैं। यहीं पर ही अगर हम बात करें त्योहारों की, हर तीसरे चौथे दिन आप पंचांग उठाकर देख लीजिए, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई त्योहार आता है। हर त्योहार पर हम व्रत रखने की बात करते हैं, यानी कि भोजन का कम सेवन करने की बात करते हैं। हम दीपदान की बात करते हैं, हम अन्नदान की बात करते हैं, हम वस्त्र दान की बात करते हैं। दान, ये भी त्याग ही है। दान से ही जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें भी वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, परंतु हमने अपने उपयोग तक ही चीज़ों को इस्तेमाल में रखा। जितना हमें उपभोग करना है हमने उतना ही रखा, और फिर हमने जो हमारे पास में अधिक है उसे हमने शेयर किया, त्याग दिया। यही विकास का मॉडल भारत में सदियों से रहा है। जो राजा भी हुआ करते थे वो भी अपने राज्य की कितनी ही भूमि आश्रमों को दिया करते थे, विश्वविद्यालयों को दिया करते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया करते थे, और इसके बदले वो कोई टैक्स नहीं लेते थे। जो वहां पर कार्य कर रहे आचार्य होते थे बहुत ही कम वेतन पे, भिक्षा के साथ वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई यदि नालंदा यूनिवर्सिटी का है या फिर कोई यदि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का है तो वो बहुत अधिक आय रखता था अपने पास। ऐसा नहीं था। जितना बड़ा आचार्य उतना बड़ा उसका त्याग, और उसी से फिर राष्ट्रभक्त नवयुवक उत्पन्न होते थे। ये त्याग का मॉडल था, ये डेवलपमेंट का मॉडल था। अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने राज्य में कितनी बावड़ियां, कितने कुएं खुदवाए। अब राजस्थान को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, हर जगह पर आपको बड़ी बड़ी बावड़ियां दिखती हैं। यह रेन वाटर कंजम्पशन का कितना सुंदर उदाहरण है, जो कि साइंटिफिक है, जिसकी बात आज यूनाइटेड नेशंस करता है, जिसकी बात भारत सरकार करती है, पर फिर भी हम इस पर कार्य नहीं करते हैं। परंतु 500 वर्ष पहले और उससे भी अधिक समय तक भारत के अंदर राजे रजवाड़े इस तरह के विकास के कार्य किया करते थे। अपने राज्य की भूमि को वो विकास में लगाते थे,
बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। और इसी कारण आप देखेंगे कि हम प्रकृति के साथ में जो एकात्म हुए हैं, उसी का उदाहरण आपको मिलेगा ग्रह देवता, स्थान देवता, वन देवता के रूप में। हमने प्रकृति को अपने से जोड़ा, स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ा और फिर हमने विकास की नींव रखी। इसी कारण हमारे लिए पशु, पक्षी, औषधियां, वृक्ष, पहाड़, नदियां, ये सभी उपभोग की वस्तु नहीं होकर के जीवंत प्राणदायी देवता के रूप में मान्य रहे सदियों तक। यही वो मॉडल है जो आधुनिक भारत में कहीं नहीं दिख रहा है, किसी के समझ में भी नहीं आ रहा है, परंतु यही वो मॉडल होगा जिसके कारण भारत पुनः विश्वगुरु बन सकेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा यदि हम वेस्ट का मॉडल लेकर चलेंगे तो हम केवल और केवल दुर्भाग्य को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट का मॉडल है वो पूर्णतः वैश्विक विध्वंस का प्रतिबिंब है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बिंदु की ओर, जो कि जुड़ा हुआ है शिखर जी, जोशीमठ, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी के साथ। शिखर जी पे जो हुआ ये अपने आप में यूनिक है, ये एक उदाहरण है। किस प्रकार? सम्मेत शिखर जी जैन समाज का पवित्रतम स्थल है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर अंतिम सत्य के दर्शन करे, उन्होंने यहां पर मोक्ष प्राप्त किया। ये इनके लिए केवल एक आस्था का ही केंद्र नहीं है, जैन समाज के लिए ये आत्मिक उत्थान, सामाजिक उत्थान का भी केंद्र है। यहां पर पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण ही ये है कि जो पर्यटन है ये मनोरंजन के लिए होता है, टूरिज्म, परंतु जो धर्म क्षेत्र है, जो तीर्थ स्थल है, वो आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र हैं। इनमें बहुत शक्ति होती है। ये बहुत ही सटल परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी साधु, सन्यासी, मुनि, ऋषि इस स्थल पर आए और उन्होंने तपस्या करी, इसी के कारण ये स्थल जीवंत है। शिखर जी पर ऐसा नहीं है कि जैन समाज के लोग जाते हैं और केवल प्रणाम करके आ जाते हैं। यहां पर आस्था बहुत गहरी है। उनकी मान्यता है कि यहां पर पार्श्वनाथ भगवान ने तप किया और इसी के कारण यह पूरा प्रदेश तेजोमय है। ये बात सत्य है। इस बात को हमें समझना होगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत को यदि समझना है तो आध्यात्म को समझना अनिवार्य है। यूं ही समर्थ सागर मुनि ने अपना देह त्याग नहीं किया। जैन समाज छोटा यानी कि माइनॉरिटी में गिना जाता है। बहुत ही कम लोग हैं भारत के अंदर जैन समाज के, परंतु फिर भी आप यदि आंकड़े देखेंगे, यदि आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अधिकतर जैन समाज के जो लोग हैं वो अमीर हैं। यानी कि सबसे अमीर समाजों में जैन समाज प्रमुख है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भी अन्य सभी भारत के वर्गों और समाजों में सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं। यानी कि इनके पास पैसा भी है, बुद्धि भी है। तो फिर क्यों ये डेवलपमेंट या फिर टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और इनका ये प्रोटेस्ट इस हद तक है कि देश के कितने ही शहरों में ये सभी लोग जुट गए, सड़कों पर उतर आए। इस बात को हमें समझना होगा। जैन मुनियों ने वैष्णव, शैव, शाक्त साधुओं के लिए, ऋषियों के लिए, जो कि हिंदू समाज के गौरव हैं, इनके लिए
एक उदाहरण का कार्य किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म स्थल के लिए, तीर्थ स्थल के लिए बलिदान कर देना अपने आप को। और लॉजिकली यदि देखा जाए, यदि हम इसको वेस्टर्न कंजम्पशन माइंडसेट के साथ में देखें, तो जैन समाज जो कि अमीर भी है, जो कि एजुकेटेड भी है, वो क्यों किसी भी जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनने में अड़चन पैदा करना चाहेगा? इसको समझने के लिए हमें उसी बात पर आना पड़ेगा कि जो तीर्थ है वो पर्यटन के केंद्र नहीं हो सकते हैं। और यही बात जोशीमठ में भी समझ में आनी चाहिए। यही बात बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी लागू होती है। अब देखिए जोशीमठ में क्या हो रहा है। ये होटल्स कितने सारे यहां पर आ गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई हैं। जोशीमठ में यदि आप मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 1976 से ही कई विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है कि जोशीमठ जो है वो लैंडस्लाइड का जो डिब्री था उस पर बनाया हुआ शहर है। इसका जो बेस है वो कमज़ोर है। ये एक लिमिट तक ही भार ले पाएगा, परंतु फिर भी हम यहाँ से हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट चला रहने वाले हैं। 16 किलोमीटर लंबी सुरंग भी हमने खोद दी है, उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट है या फिर ये विनाश को बुलाने के लिए आप इनविटेशन कार्ड लेकर के गए हैं? आदि शंकराचार्य ने यहां पर तपस्या करी थी 1400 वर्षों पहले। ये तीर्थ स्थल की ही तरह पवित्र है। यहां पर टूरिज्म या फिर डेवलपमेंट इस तरह का, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही कुछ ऋषिकेश में भी हुआ है। ऋषिकेश जो कि योग की भूमि है, योग स्थली है, वहां पर चप्पे चप्पे पर शराब के ठेके खुल चुके हैं। रिवर राफ्टिंग का केंद्र हो गया है ऋषिकेश। अभी जब मैं ऋषिकेश में था तो मैंने देखा कि एक और गंगा आरती हो रही है और वहीं पर ही उन्हीं गंगा जी में यंग लड़के लड़कियां रिवर राफ्टिंग करते हुए चीखते चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ये दोनों ही दृश्य मेरे सामने थे। रिवर राफ्टिंग बुरी बात नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, करना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है, परंतु कहां, जिस जगह कर रहे हैं उस जगह की सैंक्टिटी खराब नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान देना आवश्यक है। ऋषिकेश योग स्थली है, यह साधना का केंद्र है। कितने ही ऋषि मुनि यहां पर आए हैं, भगवान राम भी यहां आए हैं, तपस्या करी है। इसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए था, पर यहां पर जगह जगह पर होटल्स खुल चुके हैं, नॉनवेज सर्व होता है, शराब सर्व होती है। तो किस प्रकार ये योग स्थली आगे के समय में रह पाएगा? यही हाल हरिद्वार का भी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां पर जाने के लिए हमने रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए हैं, हेलीकॉप्टर से यहां पर जाया जाता है। और यहीं पर ही हम अपने अब तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस बात को आगे जाकर के आपको और अधिक गहराई में भारत के विषय में चीज़ों को बताएगा। हमारा तीसरा बिंदु है यात्रा और पर्यटन। इनमें कोई समानता है या नहीं, और यहीं पर ही हम अपने दूसरे बिंदु की बातों को भी जोड़ेंगे। टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, तो ये मनोरंजन के लिए होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको दिल्ली से यदि गोवा जाना है तो आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी गोवा पहुंच जाऊं। फास्टेस्ट ट्रेन देखूंगा, फ्लाइट को देखूंगा और गोवा पहुंच जाऊंगा। मुझे केरला के बैक वाटर्स में जाकर के रिलैक्स करना है तो मैं जितना जल्दी हो सके 4-5 दिन की छुट्टियों में मैं उस ही दिन, पहले ही दिन वहां पर पहुंच जाऊं। आप समय नहीं गंवाएंगे यात्रा में। पर जब हम बात करते हैं तीर्थ क्षेत्र की, तो यहां पर यात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
यहां पर उस क्षेत्र में पहुंचना ये बाद में आता है। ये जो यात्रा है इसको हमें समझना होगा। आप भारत के कितने ही तीर्थ स्थलों को देख लीजिए, वे सभी दुर्गम से दुर्गम जगहों पर स्थित हैं। इसका एक कारण है। हमारे जितने भी राजा पहले के रहे हैं, क्या उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करा? सिल्क रूट जो हमारा जाता है यूरोप तक, वो कैसे बन गया? वो इतनी लंबी सड़क कैसे बन गई? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको कहा जाता है कि वो शेरशाह सूरी ने बनाया था, जो कि सरासर झूठ है, वो भारत में कैसे बन गई? यानी कि यहां के राजाओं में इस बात की समझ थी कि सड़कें होनी चाहिए, पर फिर भी तीर्थ स्थलों पर पहुंचने के लिए जो मार्ग दुर्गम था उसको वैसा ही रखा गया। आप वैष्णो देवी की बात कर लीजिए, आप केदारनाथ बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, तिरुपति की बात कर लीजिए। सभी स्थल ऐसी जगहों पर हैं जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। उसके लिए एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। यात्रा जो है वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। जब आप चलते हैं तब उस चलने के साथ साथ आप सभी वस्तुओं को जो भी आपके मार्ग में आती है, आप उन्हें ग्रहण करते हुए चलते हैं। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, प्रकृति यानी वन या फिर नदी, इन सभी का साथ हो, अलग अलग गांव हो, अलग अलग कबीले के लोग हों, खाना पीना हो, रहन सहन हो, सभी को आप अपने साथ लेकर के चलते हैं। ये बात जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं हर छोटे मोटे कार्यों के लिए, उनको शायद थोड़ा देर में समझ में आए। पर यहां पर मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि यदि आपको इजिप्ट के बारे में कुछ जानना है तो आप फट से गूगल कर लेते हैं और आपको फोटोग्राफ्स, इमेजेस, आर्टिकल सब मिल जाते हैं। यही आपको यदि अजंता एलोरा के बारे में करना होता है तब आप गूगल करिए, आपको फोटोग्राफ्स ढेरों मिल जाएंगे। कितना आसान है। परंतु इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि ये जो आर्टिकल्स आपको गूगल पर मिलते हैं, ये जो फोटोग्राफ्स आपको गूगल पर मिलती हैं, ये भी तो किसने वहां पर जाकर के खींची होंगी। किसी ने इजिप्ट में अजंता एलोरा में जाकर के रिसर्च करी होगी, यात्रा करी होगी, तभी आप तक गूगल के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो भौतिक ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक, यात्रा करनी आवश्यक है, अनिवार्य है। शिखर जी की यात्रा 27 किलोमीटर लंबी है। जहां तक मुझे याद है वैष्णो देवी की यात्रा भी करीब 13 से 15 किलोमीटर की है। इसका कारण यही है कि जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, ये सभी पैदल इस यात्रा को करें, जिससे कि आप स्वयं को, अहम को पीछे छोड़ते हुए चले जाएं। आप कम से कम सामान लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि पहाड़ पर आप फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। कम से कम सामान के साथ में जब आप रहना सीखेंगे तब आपके अंदर त्याग की भावना आती है। जब आप अलग अलग समाज से मिलते हुए चलते हैं, अलग अलग नदियों का पानी पीते हैं, अलग अलग वन को आप देखते हैं, तब आपके अंदर जो बदलाव आता है वो प्राकृतिक होता है। आप प्रकृति से और अधिक जुड़ते हैं। और मैंने कितने लोगों को देखा है जब वो शिखर तक पहुंचते हैं, यानी उस अपने जो उनका ध्येय होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो मैंने देखा है कितने लोग रो पड़ते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। परंतु हमारे आज के राजनेता, और केवल आज का ही नहीं, पहले की भी राजनेता, इन सभी से कोसों दूर थे। यही कहानी शिखर जी की है, यही कहानी बद्रीनाथ की है, केदारनाथ की है। पर अब तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है। तो बताइए उस पूरी यात्रा का जो उद्देश्य था वो क्या रहा। और इस कारण से वहाँ पर
जो पोल्यूशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट के नाम पर बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं, वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी का समाधान क्या है? एनटीपीसी ने अपना काम जोशीमठ में रोक दिया है, लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है, परंतु ये तो केवल एक ही शहर है। शिखर जी पे एक कमेटी बिठा दी गई है, परंतु वो तो इस सरकार ने करी है। आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो क्या पता क्या कदम उठाए। इसी कारण हमें एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, एक ठोस सल्यूशन हमें इसके बारे में सोचना होगा। मैं यहाँ पर आपसे 3 बातें शेयर करता हूँ, जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सल्यूशन कैसे लगे। पहला है कि यदि हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लें तो पूरे एरिया को रिजर्व पर रख दिया जाए, यानी कि उसे रिजर्व कर दिया जाए। जैसे शिखर जी का पहले 10 किलोमीटर का जो भाग था उसे रिजर्व पर रखा गया था, फिर बाद में बात हुई कि इसको 25 किलोमीटर तक कर दिया जाए। वैसा ही उत्तराखंड में होना चाहिए, इसको रिजर्व रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी उद्योग जो कि प्रदूषण करे उससे यहाँ पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अब ये बात हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा है। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ऐसा डिक्लेयर किए गए हैं, शिखर जी भी उसी में आते हैं। इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड के अंदर ऐसा होना चाहिए। परंतु बात ये आ रही है कि क्या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको विकास से वंचित रखा जाए? क्या वो नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से बाकी के देश के अंदर विकास हो रहा है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो उनको भी कराए जाए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पर करें वो मर्यादा के अंदर हो, उस प्राकृतिक मर्यादा के अंदर ही हो। और इसी कारण कुछ बातें यहाँ पर, कुछ बिजनेसेस, कुछ उद्योग, कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है, होना चाहिए। जैसे कि मेडिकल रिसर्च। हिमालय औषधियों का केंद्र है। आयुर्वेदिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस उत्तराखंड में खुलने चाहिए। टॉप लेवल के, वर्ल्ड लेवल के लिए, वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए यहाँ पर। इधर योगिक सेंटर्स खुलने चाहिए जगह जगह पर, केवल ऋषिकेश में ही नहीं। और ये बहुत पॉसिबल है। जिस प्रकार कोटा एजुकेशनल हब है भारत के लिए, यदि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो कोटा में आपको बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे। जिस प्रकार गोवा टूरिज्म के लिए एक हब है, उसी प्रकार संपूर्ण उत्तराखंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए, औषधियों पर रिसर्च के लिए, योगिक सेंटर्स के लिए एक केंद्र हो सकता है। यहां पर हमें और किसी उद्योग की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को यदि हम बढ़ावा देंगे तो बाहर से भी लोग यहां पर आएंगे, पर उनका उद्देश्य पर्यटन नहीं होगा बल्कि ज्ञान प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यहां पर जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई, उसको बढ़ावा देना चाहिए। वहीं के लोग हैं, वो यहाँ की प्रकृति को समझते हैं और जो यहाँ पर वो बनाते हैं उसको यदि हम और अधिक प्रमोट करेंगे तो पूरे भारत के अंदर उत्तराखंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एमएसएमई का भी केंद्र हो सकेगा। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो पहले के पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है कि जब हम बात करें रिजर्व करने की, जम्मू कश्मीर का यदि आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे भारत के अंदर, भारत के जीडीपी में, तो समझ में आएगा कि बहुत अधिक नहीं है। वहाँ कोई उद्योग नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर घर चल रहे हैं, पर फिर भी वहाँ पर सरकारें चल रही हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि केंद्र जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट जम्मू कश्मीर को हर साल देता है, जो कि हज़ारों करोड़ में होता है। ये कहानी हर साल चलती है। उसी प्रकार
जो तीसरा पॉइंट है वो ये आता है कि हिमालय जो है वो भारत का जीवन दाता है, लाइफ लाइन है। जो नॉर्दर्न विंड्स आते हैं सर्दियों में उसे पूरे भारत में बिखेरता है। जो मॉनसून के समय जो दक्षिण भारत से जो विंड आती है उन्हें रोक करके भी पूरे भारत में बिखेरता है। यानी कि मौसम के बदलाव, मॉनसून, इसका सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर हिमालय है। और मॉनसून का संपूर्ण फायदा पूरे सभी प्रकार के राज्य उठाते हैं, वो हरियाणा हो या फिर वो केरल हो। इसी मॉनसून का फायदा सारे राज्य उठाते हैं और इसी कारण जिस प्रकार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए एक फंड रखती है, उसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक फंड हिमालय के लिए, उत्तराखंड के लिए सभी अन्य राज्य निकाल कर रखे हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, यहाँ पर एमएसएमई के ग्रोथ के लिए, यहाँ पर जितने भी और डेवलपमेंट के काम करने हैं मर्यादा में रहते हुए, उन सभी के लिए उपयोग में लाया जाए। जब हम इस तरह से विकास की बात करते हैं जिसके अंदर ये त्याग हुआ, तब केवल उत्तराखंड का ही नहीं वरन संपूर्ण भारत का भी विकास बहुत ही तेज़ी के साथ होगा। ये सभी समाधान, ये सभी सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि लागू करे जा सकते हैं, बल्कि इनमें से एक दो चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं, परंतु उनका स्तर, उनका जो एक्सटेंट है वो उतना नहीं है। इसी कारण ये समझने की आवश्यकता है कि इन बातों पर त्वरित रूप में कार्य होना चाहिए। धामी की सरकार, भले वो बीजेपी की सरकार है, भले ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू भावनाओं का मान रखती है, परंतु उत्तराखंड में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो जो आवश्यकता है वो ये, जिस प्रकार जैन समाज उठ खड़ा हुआ है उसी प्रकार वैष्णव समाज, शैव समाज, शाक्त समाज, संपूर्ण हिंदू समाज, इनके साधु, सन्यासी, मुनि सभी अब उठ खड़े हों। इस सरकार को कॉर्नर करके इससे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं हमारी आस्था के लिए, हमारे तीर्थ स्थलों के लिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करा गया तो तीर्थ स्थल केवल नाम के रह जाएंगे, ये केवल और केवल पर्यटन के लिए ही इस्तेमाल करे जाएंगे। और इनका हाल वही होगा जैसे मैंने आपको ऋषिकेश का हाल बताया है, हरिद्वार का हाल बताया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ का हाल आप स्वयं जाकर के देख सकते हैं। आवश्यकता है ये समझने की कि विकास जो है वो तब तक फलीभूत नहीं होता है जब तक वो सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के साथ में जुड़ा हुआ नहीं हो और इनसे पनपा हुआ नहीं हो। इस छोटी सी बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी से इस बात की विनती करता हूं कि जो चेंज हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, हम उस चेंज को स्वयं लेकर के आएँ इंडिविजुअल लेवल पर, तो भी बहुत अधिक मात्रा में कार्य अच्छे लेवल पर हो सकता है, काफ़ी सारी बातें सुधर सकती हैं। साथ ही साथ मैं इस बात की भी विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और याद दिला दूं कि आप सभी का श्री सहयोग हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। आप 100 रुपये ही भले ही दें, परंतु श्री सहयोग जब भी आप देते हैं तब हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अब इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। A DC where stories begin.